एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का जो सिलेबस है आईसीएसई बोर्ड का। सो इट्स गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ अ क्लास 7 स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री विच इज़ राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब मुझे पता चला कि कुछ बच्चों में सिर्फ राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी अलग है, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी चैप्टर अलग है, और कुछ बच्चों में ये दोनों टॉपिक्स मर्ज्ड हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी पढ़ाऊंगी, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो डू नॉट वरी, दोनों केसेस में अगर आपके में अलग अलग हैं सेपरेट चैप्टर्स तो भी आपका कवर हो जाएगा सिलेबस, और अगर एक साथ है तो भी आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो स्टडी ऑफ द पास्ट, जो पास्ट है, मतलब पास्ट बेसिकली क्या, पास्ट यहाँ पे मतलब है कि जो हिस्ट्री है उसको उन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड कर रखा है, और बेसिकली हम यहाँ पे 3 पीरियड्स की बात करते हैं, ठीक है। जो पीरियड एंशियंट और मेडिवियल पीरियड के बीच, एंशियंट और मॉडर्न पीरियड के बीच में आता है, उसको मेडिवियल और मिडल पीरियड कहते हैं। देखो, ये सब चीज़ें पढ़ने से बेहतर है मैंने आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि थ्योरी है, रखने वाली चीज़ें हैं, तो मैंने वहाँ पे फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं, आप इजीली वहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ दैट शॉर्ट नोट्स जो मैं बता रही हूँ। हर स्लाइड के बाद ऑलमोस्ट ये मैंने लगा रखा है, और अगर आई गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अगर आपको अच्छे लगते हैं, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये जो शॉर्ट नोट्स कह लो या फ्लो चार्ट्स हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं। इफ़ यू लाइक देम तो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके, बायो, जोग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री के अलावा ऑल दी थ्योरी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स में मैं ये चीज़ रखूँगी, ठीक है। सो चलो अब लेट्स कम बैक टू द टॉपिक जो हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब देखो, बेसिकली जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न पीरियड, ठीक है। ये बेसिक सी बात समझो। डिवाइड किसने किया है? ये डिवीजन किया गया है हिस्टोरियंस के द्वारा, ठीक है। हिस्ट्री यूँ समझ लो, जैसे जो बॉटनी पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम कहते हैं बॉटनिस्ट। जो साइंस में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, वैसे ही हिस्ट्री वाले से जो लोग होते हैं उनको हम हिस्टोरियंस कहते हैं, ठीक है। अब हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया है, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न, ठीक है। अब जो ये इस तीनों में मेडिवियल पीरियड वो पीरियड है जो एंशियंट और मॉडर्न के बीच में आता है, ठीक है। क्लास 7th में आप बेसिकली पढ़ते हैं मेडिवियल पीरियड के बारे में, ठीक है। जो एंशियंट पीरियड है वो आपने क्लास 6 में स्टडी किया है। क्लास 8 में थोड़ा आप मिक्स पढ़ते हो, थोड़ा सा स्टार्टिंग मेडिवियल से होती है, फिर एट द एंड आप जाके मॉडर्न में पहुंचते हो। अब जो मेडिवियल पीरियड है ये एक लैटिन शब्द से डिराइव हुआ है। जो मेडिवियल नाम है ये कहाँ से आया है? ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, और वो लैटिन वर्ड है मीडियम एवम। ये जो है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इससे डिराइव किया गया मेडिवियल शब्द, और मीडियम एवम का मतलब क्या होता है? मिडिल एज, सही है, इतना समझ में आया। अब जो ये चेंज था एंशियंट टू मेडिवियल, ये जो एक प्रोसेस था ना पूरा, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आज रात को इंसान सोया, जस्ट इमेजिन, ठीक है। हम एंशियंट पीरियड में अभी जी रहे हैं, रात को कोई 10 बजे इंसान सोता है, कल सुबह उठा और उसको पता चला अरे ये तो मॉडर्न पीरियड शुरू हो गया, ऐसा नहीं हुआ था, राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीमे धीमे करते करते कुछ कुछ चेंजेस आए, और इस तरह से, सॉरी ये मैंने यहाँ पे आपको मॉडर्न बोल दिया, मैं दूसरी चीज़ में पहुंच गई। मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि मानो चल रहा, एक मिनट, आई ऐड अ स्लाइड, फिर आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर। मैं ये कह रही हूँ, जस्ट इमेजिन कि कोई इंसान, देखो एंशियंट पीरियड अभी चल रहा है, और कोई इंसान रात को सोता है 10 बजे, ठीक है। कल सुबह वो उठा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता चले अरे ये तो मेडिवियल पीरियड शुरू हो गया? या सेम चीज़ मैं कहूँ कि मेडिवियल चल रहा था और वो एक डायरेक्ट से मॉडर्न पीरियड में आ गया हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक कीवर्ड है, ग्रेजुअल प्रोसेस था, ओवरनाइट नहीं चेंज हुआ है, धीमे धीमे करके कुछ चेंजेस आए, फिर कुछ टाइम बाद और चेंजेस आए, डेवलपमेंट्स हुए, इंसानों को समझ में आने लगी चीज़ें, तो ऐसे ऐसे करके चेंज आया एक एंशियंट से मेडिवल पीरियड में, सही है, ओके। अब देखो,
जो मेडिवल पीरियड है इसको जो हिस्टोरियंस हैं, कुछ हिस्टोरियंस ने डायनामिक पीरियड कहा है। अब इसको डायनामिक पीरियड क्यों कहा गया है? डायनामिक पीरियड इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस स्ट्रक्चर थे, इसका बेस्ट एग्जांपल है, अब देखो, जो समझ लो जो मंदिर हुआ करते थे या जो मॉस्क हुआ करती थी, मस्जिदें हुआ करती थी, या जो भी इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह हुआ करता था उस वक्त पे हमारी कंट्री का, वो सारी जो चीज़ें थी वो रीडिफाइन हुई और रीऑर्गेनाइज हुई। मतलब जैसे पहले मानो लोग कुछ कहते समझा करते थे, किसी और तरह से डिफाइन करते थे, अब उसकी डेफिनेशन भी चेंज हुई, साथ में वो कैसा था स्ट्रक्चर वो भी चेंज किया गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया हो। नाउ विल कम टू दिस पेज जस्ट टू चेक कि सब हो गया कि नहीं। ये मैंने आपको बता दिया मेडिवल, मीडियम एवं से आए। ये बात आपको याद रखनी कि मेडिवल पीरियड दुनिया के हर कोने में एक साथ नहीं शुरू हुआ था। मतलब अगर जस्ट एन एग्जाम्पल, अगेन लेट मी कम टू अनदर न्यू पेज। तो हाँ देखो, मैंने ये कहा कि 2015 में मानो, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, चलो ये तो आप रिसेंट समझ जाओगे, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 1760, नहीं ये तो ब्रिटिश वाला टाइम आ जाएगा, लेट्स कम टू 1622। ठीक है, अब मानो 1622 में जो हमारा यूरोप है पूरा, यूरोप की सारी कंट्रीज, हम यहाँ पे दो चीज़ की मैं आपसे बात करूँगी, यूरोप की और एशिया की। ठीक है, अब यूरोप में जो है एंशियंट टू मेडिवल पीरियड जो था, मेडिवल पीरियड जो है वो शुरू हो गया था 1622 में। ज़रूरी नहीं कि एशिया में भी उसी टाइम हुआ हो। ठीक है, एशिया हो गया, आपकी जो और भी कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और कॉन्टिनेंट छोड़ के अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूं, अगर मैं आपसे बेसिकली बात करूं अलग अलग, मैंने कहा जर्मनी और इंडिया में सेम टाइम पर मेडिवल पीरियड शुरू हुआ हो, ये बात ज़रूरी नहीं है। सेम टाइम पे यूएस में शुरू हुआ हो, ये भी ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इतना मैं बताना चाह रही हूँ कि साइमल्टेनियसली दुनिया के हर कोने में शुरू नहीं हुआ था। और एक चीज़ और नेगेटिव आती है ये कि ओवरनाइट प्रोसेस नहीं था। ऐसा नहीं इंसान रात को सोया एंशिएंट था, सुबह अगले दिन उठा तो वो मेडिवल पीरियड हो गया। नो, दैट इज़ नॉट द केस। एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस इसलिए था क्योंकि पहले कुछ चेंजेस आए, लोगों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, फिर लोगों ने और डेवलपमेंट्स किए अपनी ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, इस तरह से जो एक पूरा चेंज आया पीरियड्स में, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डू नॉट वरी, जो हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं आपको एक तो स्मर्ज्ड पीडीएफ दूंगी, जिसमें जैसे भी मैं यहाँ पे सब कुछ अरेंज है, ये ऐसा ही होगा विद दीज इंक्स एंड ऑल। दूसरा मैं आपको एक पीडीएफ, दो पीडीएफ अलग अलग दूंगी जिसमें ये जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ ये होगी, और एक मैं आपको और दूंगी तीसरा वाला, जिसमें जो ये ब्लैक बैकग्राउंड पे जितने भी मैंने यहाँ पे नोट्स हैंड रिटन अपने हाथों से बनाए हुए हैं ये वो हैं। ठीक है, तो उसका मैं अलग से आपको पीडीएफ दे दूंगी। मूविंग फॉरवर्ड, अब जो मेडिवल पीरियड इंडिया में है वो 8th to the 18th सेंचुरी चला। 18th सेंचुरी मार्क करता है मेडिवल पीरियड की बिगिनिंग, हम उसको लेते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट टाइम पे आया, तो मैं बेसिकली एक माना जाता है 8th to the 18th सेंचुरी के बीच में ये स्पैन किया था। 18th सेंचुरी बिगिनिंग मार्क करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे गए 18th सेंचुरी में। कहाँ चेंजेस देखे गए? सोसाइटी, इकोनॉमी, ये आपको एक थोड़ा सा याद कर लेना है ऐसे। दिस इज़ व्हाट आई यूज टू लर्न इट, PSER समहाउ मुझे याद रहता है, तो आप भी ऐसा कुछ अपना SERP में भी आप सर्च करके याद कर सकते हो। कोई एक शॉर्टकट बना लो, S फॉर सोसाइटी, E फॉर इकोनॉमी, R फॉर रिलीजन, P फॉर पॉलिटी, और एक रह गया C फॉर कल्चर। ठीक है, इस तरह से कुछ आप कर लो, या अगर आपको ऐसे याद रहता है सो नो नीड फॉर इट। ठीक है, तो बेसिकली सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर और रिलीजन में हमने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, मतलब देखो थोड़े चेंजेस होते हैं तो हम नोटिस नहीं करते, बट जब काफ़ी ज़्यादा पता चलने लगता है चेंज,
तो हमने उसको नोटिस करना स्टार्ट किया था 18th सेंचुरी में। साथ में जो 18th सेंचुरी था उसमें हमने बहुत सारे चेंजेस देखे, जिससे मेडिवियल पीरियड का अंत और मॉडर्न पीरियड की शुरुआत दिखी। अब थोड़ा सा आप लोग में भी कंफ्यूज हो जाओ, मैंने आपसे कहा जो मेडिवियल पीरियड है वो 8 to the 18th सेंचुरी चला, ठीक है। एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड, ये सारा जो है इंक मैं हटा दूँ, फिर आई एक्सप्लेन द सेम थिंग एक बार फिर से। मैंने ये कहा कि 8 to the 18th सेंचुरी तक चला, ठीक है। 18th सेंचुरी बिगनिंग मार्क करती है, किसकी बिगनिंग? 18th सेंचुरी बिगनिंग मार्क करती है मॉडर्न पीरियड की, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियड अगर खत्म हो रहा है तो मॉडर्न पीरियड शुरू हो रहा है तो मेडिवियल पीरियड इस वक्त खत्म हो रहा है, ठीक है। मेडिवियल पीरियड काफ़ी सारे चेंजेस देखे गए, जिससे क्या हुआ, मेडिवियल पीरियड का एंड और मॉडर्न पीरियड का शुरुआत हमने महसूस किया, ठीक है, विटनेस किया 18th सेंचुरी में। इन यूरोप में जो मेडिवियल पीरियड है ये कब से कब तक चला? अब देखो, मैंने वहाँ पे इंडिया की जब बात करी थी, अब ये डिफरेंट डेट्स क्यों हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया साइमल्टेनियसली दुनिया के हर कोने में एक वक्त पे शुरू नहीं हुआ था और ना ही ख़त्म हुआ था। यूरोप में क्या हुआ, इंडिया में 8 to the 18th सेंचुरी चला मेडिवियल पीरियड, और यहाँ पे आता है 6th to the 16th सेंचुरी CE, ठीक है। 500 CE, इसको हम कहते क्या है, 500 से 1500 CE, अगर मैं ईयर वाइज बात करूँ तो। अब जो हिस्टोरियंस हैं, ये जो पीरियड है, कौन सा पीरियड, मेडिवल पीरियड, इसको डायनेमिक कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सारा मैंने आपको बता दिया। इसमें बेसिकली जो वही वाला एक शॉर्टकट यूज़ करो, ESERPC, ये सारे जो इसके स्ट्रक्चर्स थे ये रीडिफाइन किए गए थे और रीऑर्गेनाइज किए गए थे इस पीरियड में, ठीक है। अब रोमन एम्पायर जो शुरू हुआ था, ये मैं वापस से आपको नोट से ही पढ़ाना चाहूँगी, यस, ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे लगभग सब कुछ कवर्ड है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी कम इज बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब हम चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक हम सिर्फ बात कर रहे थे मेडिवियल पीरियड की, ठीक है। बेसिकली यू आर गेटिंग एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो, रोमन एम्पायर अपने समय में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर था, मतलब आसपास उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उसमें टॉप पे सबसे बड़ा एम्पायर उस वक्त पे जब रोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था वो सबसे बड़ा एम्पायर था, ठीक है। मिडल ऑफ फर्स्ट सेंचुरी BCE, फर्स्ट सेंचुरी BCE के बीच में, मिड का मतलब मिडल, ठीक है, उसके बीच में क्या हुआ, जो रोमन्स थे उन्होंने पैलेस्टीन को कॉन्कर कर लिया। अब जो पैलेस्टीन है, या कुछ लोग पैलेस्टाइन भी कहते हैं, एज यू विश, ठीक है। पैलेस्टाइन जो है इट इज़ कॉल्ड दी होमलैंड ऑफ ज्यूज़। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यूज़ रहते हैं बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो ज्यूज़ पाए जाते थे और उस वक्त पे वो लगभग सारा ही आप कह सकते हो वहाँ पे सिर्फ ज्यूज़ रहते थे, तो पैलेस्टाइन को हम होमलैंड ऑफ ज्यूज़ कहते हैं, ठीक है। अब रोमन्स ने जब कॉन्कर कर लिया तो एक रोमन इंसान था हेरोड वहाँ का राजा बन गया, रूलर बन गया, और इसने क्या किया, टॉर्चर किया और ज्यूज को मारा भी। टॉर्चर्ड एंड किल्ड द ज्यूज। जो वहाँ पे पैलेस्टाइन में ज्यूज रहते थे उनको टॉर्चर किया, उनको मार दिया, किल कर दिया, और जिसके कारण इस वजह से जो रोमन्स हैं वो अनपॉपुलर हो गए। इतना हुआ। अब क्या हुआ, एक रोमन प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसमें एम्परर जो वहाँ का, जस्ट सेकेंड, हाँ, जो एम्परर्स यानी जो वहाँ के किंग्स हुआ करते थे, जो राजा होता था, रूलर होता था, उसको जो नॉर्मल वहाँ की जनता होती थी उसको वर्शिप करना होता था राजा को एज गॉड्स को भगवान की तरह समझो पूजना होता था, उसकी पूजा टाइप करनी होती थी, वर्शिप करना होता था। और इस बात से ज्यूज इन्फ्यूरिएट हो गए क्योंकि उनका जो बिलीफ होता है ये उसके अगेंस्ट था, ठीक है। और फिर ज्यूज को इंतज़ार था, दे लुक्ड फॉरवर्ड कि एक मसीहा आएगा। स्पेलिंग पे ध्यान देना, स्पेलिंग पे गलती करते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ज्यूस को फिर इंतज़ार रहा, इतना सारा उन्होंने सारा टॉर्चर किलिंग जब देखी, नॉन वायलेंस सारा जब इतना सारा देखा, तो उनको लगा कि एक मसीहा आएगा। जो क्यों आएगा, दो रीज़न से आएगा। वो आएगा पहले तो फॉरेन रूल से उनको लिबरेट करना, यानी उनको आज़ादी दिलवाने
फ्रीडम दिलवाएगा फॉरेन रूल से। जो ये फॉरेन रूल इसलिए कहा गया क्योंकि वो जगह थी ज्यूस की और वहाँ पे रोमन्स ने कब्जा कर लिया था, तो बेसिकली इसलिए हम कब्जा नहीं, उन्होंने वहाँ पे कॉन्कर किया था, तो इसलिए हम कहते हैं वो फॉरेन रूल था। तो फॉरेन रूल से उनको आज़ादी दिलवाने के लिए और भगवान का किंगडम, गॉड का किंगडम स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, बेसिकली उसको एक स्पिरिचुअल जगह बनाने के लिए, रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब ये सारा जो बैकड्रॉप था, ये सारा बैकग्राउंड था, इसके अगेंस्ट, मतलब इतनी सारी किलिंग, सारा वायलेंस चल रहा है, इसके अगेंस्ट जाकर जीसस क्राइस्ट ने 3 चीज़ों का मैसेज मेनली किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, पर 3 चीज़ें मेन आपकी बुक में दी गई हैं, लव, ब्रदरहुड और कंपैशन। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे आपको ज़रा भी एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। वी विल कम बैक टू हेयर जस्ट टू इंश्योर कि हमने कुछ मिस ना किया हो, ठीक है। इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट था रोमन एम्पायर, हमने देख लिया 1st सेंचुरी BCE में, और रोमन्स ने पैलेस्टाइन को कॉन्कर किया विच वॉज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। हेरोड यहाँ पे राजा बन गया और इसने अप्रेस किया मेनी रूलर्स, जिससे उनके बीच रिजेंटमेंट हो गया। बेसिकली ये थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, कुछ बुक्स में ये लाइन दी गई है, तो दैट्स वाई मैंने चेंज कर दी थी, बट मेजॉरिटी बुक्स में जो लाइन है वो मैंने वहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि टॉर्चर किया था उन्होंने, सॉरी, हेरोड ने ज्यूस को टॉर्चर किया था, उनको किल किया था, ही हैड किल्ड देम, ठीक है। और इस रिजेंटमेंट यूँ कह लो कि इन्फ्यूरिएट हो गए थे ज्यूज वर इन्फ्यूरिएटेड, और इस कारण से फिर जो रोमन्स थे वो अनपॉपुलर भी हो गए थे। अनपॉपुलर क्या, यूँ समझो डिफेम हो गए थे, बदनाम हो गए थे। रोमन प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग एम्प्रेस एज गॉड्स फर्दर इन्फ्यूरिएटेड द ज्यूज, कॉन्सिक्वेंटली फिर ज्यूज ने इंतज़ार किया, मतलब दे वर लुकिंग फॉरवर्ड, वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई एक मसीहा आएगा जो उनको फॉरेन बाहर का जो ये रूल था उससे आज़ादी दिलवाएगा, फ्रीडम दिलवाएगा। लिबरेट का मतलब फ्रीडम दिलवाना, फ्रीडम दिलवाएगा फॉरेन रूल से और किंगडम ऑफ गॉड स्टैब्लिश करेगा। इस बैकड्रॉप के अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट ने, इस बैकड्रॉप के अगेंस्ट मतलब सारा जब हर जगह वायलेंस ही चल रहा था, तब जीसस क्राइस्ट ने मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड एंड कंपैशन प्रीच किया। प्रीच मतलब पढ़ाया, सिखाया, लोगों को बताया। ऑल डन, ठीक है। नाउ वी कम टू जीसस क्राइस्ट। ये भी आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन दोज नोट्स फॉर्म, यस, ठीक है। फिर हम जैसे अभी तक मैंने आपको बता रही थी बार बार वहाँ पे जाके, वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो देखो, अब जीसस क्राइस्ट की आप बर्थ स्टोरी बेसिकली पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। जीसस क्राइस्ट पैदा कहाँ पे हुए थे? ही वॉज बॉर्न इन बेथलेहम। ये आई गेस सबको पता है, बट स्पेलिंग मिस्टेक आप करते हैं, सो बी केयरफुल। बेथलेहम में ये पैदा हुए थे इन अबाउट 4 BCE के आसपास, ठीक है। इनकी डेट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। बेथलेहम एक स्मॉल टाउन था नियर जूडिया, और जो जूडिया जो ये जगह थी उस वक्त पे ये रोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। मैंने क्या कहा, जीसस क्राइस्ट बेथलेहम में पैदा हुए थे। बेथलेहम जूडिया के पास का एक छोटा सा टाउन था। अब जो जूडिया था इट वॉज अ पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। इसे सीरियल में याद करोगे तो ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। अब जो जीसस क्राइस्ट थे, ही वॉज द सन ऑफ जोसेफ एंड मैरी, और ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट जो मेरी हैं, उनको एक एंजल अपीयर हुई मेरी के सामने, ठीक है, और उनको बताया कि वो जिस बच्चे को जन्म देंगी, बर्थ देंगी, पैदा करेंगी, वो एक ब्लेस्ड चाइल्ड होगा, और ये ब्लेस्ड चाइल्ड कोई और नहीं बल्कि जीसस थे, ठीक है। अब हमारे पास अब हम लोग तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, राइट, जब जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। तो हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट कि जीसस ने क्या उनकी लाइफस्टाइल था, क्या वो टीच किया, उन्होंने क्या प्रीच किया। 4 शॉर्ट बुक्स हैं, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, इनकी 4 बुक्स हैं, छोटी 4 शॉर्ट बुक्स हैं, जिनको हम टुगेदर गॉस्पेल्स कहा जाता है। इन गॉस्पेल से हमें पता चलता है अबाउट द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ
जीसस क्राइस्ट। अब ये मैंने थोड़ा यहाँ पे छोटा कर रखा है ताकि आपको एक ही स्क्रीन पे सब दिख जाए। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमें पता चलता है कि गॉस्पेल्स हमें क्या बताती हैं। गॉस्पेल्स हमें ये बताती हैं कि जीसस पैदा कहाँ हुए थे, बेथलेहम में हुए थे, बट आफ्टर दैट ही ग्रू अप इन नजरेथ। उन्होंने अपने फादर का प्रोफेशन, अपने पापा का प्रोफेशन फॉलो करते हुए, प्रोफेशन मतलब जॉब जो उनके पापा करते थे, जो भी काम उनके पापा करते थे, वर्क, उसको फॉलो करते हुए वो एक कारपेंटर बन गए। मतलब जीसस क्राइस्ट के फादर क्या थे, कारपेंटर थे, और उसको फॉलो करते हुए वो भी एक कारपेंटर बन गए। पर कुछ समय बाद ही उन्होंने सून ही अबैंडन्ड इट, कुछ वक्त बाद ही उन्होंने उसे अबैंडन कर दिया, मतलब उस काम को छोड़ दिया, और वो मैसेज ऑफ लव प्रीच करने लगे, सिखाने लगे और इधर उधर लोगों को बताने लगे इन द फॉर्म ऑफ पैराबल्स एंड sermons। पैराबल्स क्या होती है, sermons क्या होती है, ये डेफिनेशंस आपकी बुक में दी गई हैं, ठीक है। रेफर टू दोज डेफिनेशंस, सीधी 1 to 3 लाइन्स की हैं, उसको समझो, ठीक है। अब क्या हुआ कि गॉस्पेल्स ने हमें ये बता दिया, नज़रत में पैदा हुए, नज़रत में ही ग्रू अप, फिर उन्होंने फादर का प्रोफेशन फॉलो करते हुए ही बिकेम अ कारपेंटर, उसको फिर बाद में जाके छोड़ दिया। अब मैसेज प्रीच करने लगे। उन्होंने बहुत सारे उनके जो डिसाइपल्स थे, डिसाइपल्स मतलब बेसिकली यूँ कह लो उनके जो फॉलोअर्स थे, बहुत सारे फॉलोअर्स में से उन्होंने 12 अपोस्टल्स चुने। अपोस्टल्स की भी अगेन डेफिनेशन आपकी बुक में, ठीक है। 12 अपोस्टल्स यूँ समझो 12 फॉलोअर उन्होंने चूज किए टू हेल्प हिम स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। इन अपोस्टल्स का काम था कि लव और ब्रदरहुड का जो मैसेज है वो और दुनिया में फैलाने में, मतलब दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में उसको स्प्रेड करने में, फैलाने में उनकी हेल्प करना, जीसस क्राइस्ट की हेल्प करने के लिए बेसिकली किया गया था। नाउ वी कम टू द टेक्स्ट। जीसस वॉज बोर्न इन बेथलेहेम, जूडिया के पास में एक स्मॉल टाउन था। 4 BC में हुए थे वो पैदा, और जूडिया रोमन रूल यानी रोमन एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था। सन ऑफ जोसेफ एंड मैरी इनके पेरेंट्स थे ये, और ये माना जाता है कि एक एंजल अपीयर हुई मैरी को और उनको बताया कि वो बर्थ देंगी एक ब्लेस्ड चाइल्ड को। ये ब्लेस्ड चाइल्ड कोई और नहीं बल्कि जीसस ही थे। अब हमारी जो जानकारी है, नॉलेज आती है जीसस के बारे में, वो आती है 4 शॉर्ट बुक्स जिनका नाम क्या है, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, इनकी गॉस्पेल्स है, ठीक है। इनको ग्रुप में टुगेदर दे आर नोन एज द गॉस्पेल्स। ये गॉस्पेल्स हमें ये बताते हैं कि जीसस नज़रत में ग्रू अप हुए, उन्होंने अपने फादर का प्रोफेशन फॉलो किया एज अ कारपेंटर, और फिर उन्होंने बाद में जाके उसको अबैंडन कर दिया। क्यों कर दिया? टू प्रीच द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। साथ में कंपैशन लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। जीसस ने अपनी जो टीचिंग्स हैं वो कन्वे करी, या यूं कहो कि प्रीच करा, पढ़ाया, लोगों को बताया थ्रू पैराबल्स। ये यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हो गया है, सेरेमनीज नहीं sermons है, मतलब इट कैन बी टेकन एज अ सिनोनिम फॉर इट, बट जो वर्ड बुक में यूज़ हुआ है यही यूज़ करो, पैराबल्स एंड sermons, ठीक है। और बहुत सारे फॉलोअर्स गैदर किए, उनमें से 12 डिसाइपल्स, इसको डिसाइपल्स कहा जाता है, ठीक है। डिसाइपल्स का मतलब है अपोस्टल्स, इसको आप अपोस्टल्स कह सकते हो, या अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो 12 फॉलोअर्स उन्होंने चुने टू हेल्प हिम, असिस्ट हिम, या हेल्प हिम स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। वी आर डन विद दिस पार्ट, यस। नाउ वी लुक एट द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस एक बहुत बड़े ग्रेट हीलर थे, लीजेंड्स, मतलब ऐसा समझ लो कि माना जाता है कि जो इंसान देख नहीं पाता था, जो ब्लाइंड होता था, वो देखने लग जाता था, क्योंकि जीसस की वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छे हीलर थे, ठीक है। वो जीसस उसकी आईसाइट वापस कर देते थे, रीस्टोर कर देते थे, और जो बीमार इंसान था उसकी तबीयत ठीक कर देते थे। उनका सिंपल लाइफस्टाइल और जो लव एंड कंपैशन उनका था लोगों के लिए, इस वजह से उन्होंने बहुत सारे फॉलोअर्स अट्रैक्ट हुए। ये क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे फॉलोअर्स कहाँ से अट्रैक्ट हुए? सिंपल लाइफस्टाइल की वजह से, और जो लव एंड कंपैशन उनका था लोगों के प्रति, ठीक है। जीसस ने मीनिंगलेस, फालतू के बेवजह जो रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि उनके जो पुराने सिंफुल
तरीके थे ज़िंदगी गुजारने के, वो छोड़ दें, गिव अप कर दें और अपनी जो ज़िंदगियां हैं वो भगवान के प्रति समर्पित कर दें, डिवोट कर दें और बाकी लोगों की मदद करें। उन्होंने हिपोक्रेसी और ग्रीड ख़त्म कर दी, मतलब कंडेम कर दिया। sermon ऑन द माउंट, sermon ऑन द माउंट जो है ये मोस्ट फेमस पैरेबल है जो कि जीसस ने डिलीवर किया। इसमें इन्होंने कहा लव योर एनिमीज, ये आपको चेंज नहीं कर सकते, आपको इसी वर्डिंग में लिखना होगा जो आपकी बुक में दिया गया, ठीक है। लव योर एनिमीज, ये मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो दुश्मनों हैं उनसे भी प्यार करो, दूसरों को जज मत करो। इससे वो मुझे कोटेशन याद आती है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। अब कवर ववर की तो यहाँ पे बात नहीं हुई है, बट फिर भी डोंट जज एनीबॉडी, ठीक है। दूसरों को जज नहीं करना है, भगवान पर फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है। गिफ्ट द नीडी, जो ज़रूरतमंद है जिनको आप दे सकते हो, पॉसिबल है आपकी तरफ से तो गिव देम, ठीक है, वॉट एवर इज़ नीडेड। दूसरों के साथ वैसा करो जैसा कि तुम चाहोगे कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। इसका बेसिकली मतलब ये है, तुम किसी से रेस्पेक्ट अगर चाहते हो कि कोई दूसरा इंसान तुम्हारी रेस्पेक्ट करे तो खुद भी तुम्हें उसकी रेस्पेक्ट करनी है और अपनी भी करनी है। नाउ वी कम टू द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस, ठीक है। स्मॉल ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स जो हैं यानी फॉलोअर्स, लोगों का ये मानना था कि जिस मसीहा का हमें इंतज़ार था, जो मसीहा प्रॉमिस किया गया था भगवान की तरफ से, वो मसीहा जीसस हैं, ठीक है। और यही जो है ये रोमन एम्पायर, जो रोमन रूल है उसको ख़त्म करेंगे, अंत करेंगे उसका। मीनवाइल इसी सब जब ये सब चल रहा था, साथ में ही जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस था जीसस क्राइस्ट का, उसकी वजह से जो ज्यूइश प्रीस्ट थे वो अलार्म हो गए। मतलब इस समय ये समझ में आता है ज्यूइश प्रीस्ट जो हैं जीसस क्राइस्ट के अगेंस्ट थे, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि जीसस क्राइस्ट उनका कोई नुकसान कर सकते हैं, उनका कुछ गलत कर सकते हैं, थ्रेटन, उनको ऐसा लगा कि जैसे जीसस क्राइस्ट उनको धमकी दे रहे हो, ठीक है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उनको खुद ही ऐसा लग रहा था कि he'll harm them, ठीक है। बट ऐसा nothing happened in reality. They felt threatened by Jesus और उन्होंने पोंटियस पायलेट जो कि रोमन गवर्नर था उससे जाके कंप्लेन कर दी। अब रोमन पायलेट जो था, रोमन का गवर्नर, सॉरी पोंटियस पायलेट जो था रोमन गवर्नर, उसने जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट कर दिया। एक फॉल्स चार्ज, झूठा चार्ज लगाया कि 2 चार्ज लगाए थे। पहला चार्ज ये था कि वो खुद को ज्यूस का किंग बता रहे हैं, जैसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था। दूसरा चार्ज ये था कि वो लोगों को रोमन एम्पायर के अगेंस्ट रिबल, मतलब उसके अगेंस्ट कर रहे थे, उसके अगेंस्ट उसको कहते हैं बगावत करना, ठीक है। बेसिकली मैं कह रही हूँ हाँ तो तुम कहो ना, ठीक है, अगेंस्ट बोल रहे थे, लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि तुम रोमन एम्पायर के खिलाफ जाके बात करो, ठीक है। एज अ रिजल्ट जीसस, इस सारे जब इन्होंने फॉल्स चार्जेस लगाए तो आसानी से जीसस को उन्होंने डेथ सेंटेंस सुना दिया और ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ इन 30 CE। 30 CE में जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया था गोलगोथा में एज अ पॉलिटिकल रेबल। पॉलिटिकल रेबल वो उनको क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ दी फॉल्स चार्जेस। कहीं पर भी चार्जेस लिख के आओगे तो नंबर कटेंगे। फॉल्स चार्जेस लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कीवर्ड है फॉल्स चार्ज। एक लिखा है बुक में, मतलब बोला फॉल्स चार्ज गया, उसी में दोनों चार्ज आ जाएंगे कैटेगरी में, ठीक है। क्रॉस जो है हेंस फोर्थ क्रिश्चियंस का सेक्रेट सिंबल है। क्रूसीफाई करने का क्या मतलब होता है? जो ये वुडन सा होता है बेसिकली, इस पे जो ये क्रॉस साइन है, इस साइन का होता है और उस पे द पर्सन इज टाइड एंड आई वुड नॉट लाइक टू गो इन फर्दर एक्सप्लेनेशन। आप बुक में जो डेफिनेशन है उसको रेफर करो, ठीक है। तो जो ये बेसिकली क्रॉस साइन है, इट इज़ रिलेटेड टू क्रूसीफिक्शन और इस वजह से क्रिश्चियंस का जो सीक्रेट होली सिंबल है, अब देखो हर रिलीजन का कोई ना कोई सिंबल माना जाता है और वैसे ही सीक्रेट सिंबल फॉर क्रिश्चियंस बन गया क्रॉस, ठीक है। क्यों बन गया? क्योंकि जीसस वॉज क्रूसीफाइड। और फिर आप बता देना क्रूसीफाई का मतलब क्या होता है। क्रूसीफिक्शन वॉज व्यूड बाय फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स थे, उनको मेजॉरिटी ऑफ द फॉलोअर्स को लगा कि अब उनकी जो उम्मीदों पर पानी फिर गया, अब कुछ नहीं हो सकता, रोमन रूल चलता रहेगा, कोई ख़त्म नहीं होगा ये। फिर सब्सिक्वेंटली कुछ लोगों ने ये भी माना, मेजॉरिटी ने ये माना, पर कुछ फॉलोअर्स ने ये भी माना, कुछ तो नहीं, मैंने कहना चाहिए
बट ऐसा समझ लो 60-40 का रेशियो था। 60% लोगों ने माना कि सब खत्म हो गया, 40% लोगों को अभी भी लग रहा था कि मतलब उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरा था, और जो जीसस हैं वो डेड हुए बिल्कुल थे, बट वो उससे राइज कर गया, ही रोज फ्रॉम द डेड, और फिर वो हेवन में चले गए। एक हेवन होता है, एक हेल होता है, गेस ये आपको पता होगा, स्वर्ग जिसको कहते हैं या जन्नत। तो वहाँ पे वो चले गए थे आफ्टर राइजिंग फ्रॉम द डेड। अब इससे क्या हुआ, उनका जो करेज है वो रीस्टोर हो गया, और जो फॉलोअर्स हैं जीसस क्राइस्ट के नाम पर प्रीच करने लगे, जो लव एंड ब्रदरहुड का जो मैसेज था वो कंटिन्यू करने लगे स्प्रेड करना। उनके डिसाइपल्स यानी उनके जो फॉलोअर्स, नोटेबली स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंट पीटर, सेंट जॉन और सेंट पॉल की, इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल्स प्ले करे। बहुत ओवर टाइम क्या हुआ, जो क्रिश्चियनिटी था उसको रोम में एक्सेप्ट कर लिया गया। ये आप बेसिकली पढ़ते हो चैप्टर 2 में, जब मेरे ख्याल में एम्परर कॉन्स्टेंटाइन बनते हैं वहाँ के राजा, तब ये सब होता है, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ओवर टाइम क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी जो है रोम में एक्सेप्टेंस मिल गया, मतलब रोम में ओवरऑल मान लिया गया यहाँ डी क्रिश्चियनिटी का एक रिलीजन एग्जिस्ट करता है, और उसके अगेंस्ट बात करना छोड़ दिया गया, ठीक है। और लोग ऐसे फ्रीली प्रे कर सकते थे, रिलीजन को अपना मान सकते थे। अब रोम में क्या हुआ, सेंट पीटर्स चर्च का जो बाइशॉप है उसको माना जाने लगा जीसस क्राइस्ट का रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। जीसस क्राइस्ट हेवन चले गए, उनका रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ किसको मानने लगे, सेंट पीटर के चर्च के जो बाइशॉप है, जिसको पोप या फादर कहा जाता है। ये आई एम श्योर ये आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ में देखा होगा। तो ये ऐसा है कहानी पूरी, ये यहाँ पे क्रूसिफिक्शन हुआ था। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप देखो क्लास 7 की हिस्ट्री जो स्टार्टिंग है, अभी आप पढ़ो क्रिश्चियनिटी, फिर आप इस्लाम पढ़ते हो, वो सारा इंटरेस्टिंग है। फिर जैसे जैसे लोग टर्किश में आते हैं, थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है, जैसे जैसे मुगल एम्पायर के बारे में आप पढ़ते हो। बट लेट मी टेल यू कि हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप उसको एक स्टोरी फॉर्म में सही तरीके से पढ़ रहे हो, विच आई कैन अश्योर यू कि आप मेरे चैनल पे मिलेगा। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू हिट द सब्सक्राइब बटन। बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग कि majority of the students already know that I have been teaching on this channel for the past few years now, और मैंने क्लास 6 का लगभग सब कुछ पढ़ा रखा है। इफ़ एनी 6th grader was watching this, so आप जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा रखा है। क्लास 7th का जो है वो भी अब प्लेलिस्ट बन जाएगी, और वेरी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहूँ वीडियोस, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एनी सजेशंस दैट यू वुड लाइक टू शेयर, आपको कुछ चाहिए कोई, देखो अब आई हैव स्टार्टेड राइट नाउ विद द क्लास 7th का सिलेबस, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो कि मैं सारे चैप्टर्स जो हैं सारे एक्सप्लेन कर डालूँ। फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये 5 सब्जेक्ट यू कैन रिलाई फॉर ऑन दिस चैनल। ये 5 सब्जेक्ट फुल कोर्स आपको मिल रहा होगा, टर्म 1 भी टर्म 2 भी ऑन माई चैनल फॉर श्योर, ठीक है। बाकी इफ अगर यू गाइज वांट, तो मुझे अगर आपने बोला, अगर मुझे अच्छे खासे कमेंट आए फॉर मैथ्स, तो मैथ्स भी मेरे चैनल पे पढ़ाया जाएगा। आई विल बी ओनली टीचिंग इट यू मैथ्स ऑल्सो, बट मैथ्स सिर्फ तब आएगा अगर इफ़ यू गाइज आस्क मी फॉर इट, ठीक है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको मैथ्स भी चाहिए या नहीं चाहिए। और बाकी जो 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, इसकी जो रिविजन क्लासेस है वो भी आई विल स्टार्ट जब आपके हाफ ईयरली और एनुअल्स आएंगे। तो मुझे इन्फॉर्म कर देना कमेंट्स के थ्रू कि आपके कब से कब होंगे। अभी तो आई एम श्योर अभी समर ब्रेक वगैरह होगा, तो काफ़ी टाइम वी हैव इन हैंड। So that's all for this video. Do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. I'll see you soon in my next video. Bye bye and take care. Notes description box में है, so go and download them. Bye bye and take care.